हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द इंचकेप रॉक विच इज़ रिटन बाय इंग्लिश पोएट रॉबर्ट साउदी। तो दोस्तों, रॉबर्ट साउदी जो थे वो अक्सर सुपर नेचुरल इवेंट्स के ऊपर लिखा करते थे। उनकी जो स्टोरीज थी उनमें सुपर नेचुरल इवेंट दिखाई देते थे। एंड थीम भी इसका उसी हिसाब से कि जो लोग बुरे काम करते हैं फाइनली एंड में उनके साथ भी बुरा ही होता है। फ्रेंड्स, ये 17 स्टैंजा की पोएम है। आप इन्हें क्वार्टरन भी कह सकते हैं 17, जिसमें चार चार लाइनें होंगी और ये राइमिंग कपलेट्स हैं दोस्तों। सो थोड़ी लंबी हो सकती है पोइट्री, बट इंटरेस्टिंग है। सो द पोइट सेज, नो स्टिर इन द एयर, नो स्टिर इन द सी, द शिप वॉज स्टिल एज शी कुड बी। तो दोस्तों, ना ही हवा की कोई हलचल हो रही है, ना ही समंदर में कोई हलचल है। जहाज़ एकदम स्मूथली जा रहा है जैसे उसे जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ आपने देखा होगा एज शी कुड बी, शी यूज़ किया गया है दोस्तों शिप के लिए। तो जो जहाज़ होते हैं उन्हें दिया जाता है फेमिनिन जेंडर डिस्टिंक्शन, मींस फीमेल जेंडर। दोस्तों, ये जो दो लाइनें हैं इन्हें कहेंगे कपलेट, ठीक है। नेक्स्ट टू लाइन्स क्या हैं? हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन, हर कील वाज स्टेडी इन द मोशन। तो जो जहाज़ की सेल्स हैं, जो वो कपड़े के पर्दे हैं, ठीक है दोस्तों, वो कोई मोशन नहीं हो रहा उनमें, क्योंकि हेवन से उन्हें मीन्स आसमानों से कोई हवा नहीं मिल रही है। और उसकी जो कील है, जो बॉटम पार्ट है शिप का, वो एकदम स्टेडी जा रहा है ओशन में, एकदम सीधा जहाज़ जा रहा है, कोई हलचल नहीं है। दोस्तों ये देखिए इमेज, ये जो है नीचे का बॉटम पार्ट, इसे कहते हैं कील। दोस्तों, ये जो चार लाइनें थी इसे हम कहेंगे क्वार्ट्रेंस। तो ये था हमारा पहला, ऐसे 16 और हैं, सो ध्यान से सुनिए। विदाउट ईदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक, द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक। दोस्तों, यहाँ पे एक चट्टान है जिसका नाम है इंचकेप रॉक, और वेव्स की बात हो रही है। पोएट कहता है कि ना कोई वेव्स का अभी कोई साइन है, ना ही कोई उनके टकराने की आवाज़ है चट्टान से, ठीक है। तो ये इंचकेप रॉक क्या है? ये दोस्तों जो स्कॉटलैंड है उससे लगभग 18 माइल्स दूर, यानी कि 18 किलोमीटर दूर ऑफ सी कोस्ट। तो एक ऐसी चट्टान है, एक सैंडस्टोन रीफ है, मतलब उभरा हुआ समंदर के अंदर ऐसी चट्टानें हैं जो बहुत ही बेहद ख़तरनाक चट्टानें हैं। इनसे जहाज़ टकराते हैं और वो टूटते फूटते हैं। और जब हाई वाटर होता है, मींस पानी का लेवल जब थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये ढक जाती हैं, जिसकी वजह से ये समुद्री जहाज़ी लोगों को दिखाई नहीं देती थी। और जब लो वाटर होता तब वो दिखाई देती थी। तो इसलिए इन चट्टानों को बहुत ही डेंजरस चट्टानें कहा गया है। तो ये कहते हैं कि जो वेव्स हैं अभी वो एकदम स्मूथ है, ना ही उनकी कोई शोर है, ना ही वो लहरें कोई मतलब धूम धड़ाका कर रही हैं। वो बहुत ही स्मूथली इंचकेप रॉक के ऊपर से होती हुई गुजर रही हैं, ठीक है दोस्तों। सो लिटिल दे रोज, सो लिटिल दे फेल, दे डिड नॉट मूव द इंचकेप बेल। तो दोस्तों, जितनी ही वो कम मात्रा में ऊपर उठती हैं उतनी आराम से वो नीचे चली जाती हैं। और वो जो इंचकेप रॉक के ऊपर एक बेल है दोस्तों, उसको वो हिट नहीं करती, ना ही कोई उससे उसको कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही वो घंटी बजती है। तो दोस्तों, ये है इंचकेप बेल, जो इंचकेप रॉक के ऊपर लगाई गई है। जो नाविक थे, समुद्री जहाज़ी लोग थे, उनको वार्न करने के लिए, क्योंकि जब वो वेव्स ज़्यादा होंगी, ठीक है, हलचल ज़्यादा होगी समंदर में, तो वो उससे टकराएंगी और वो बेल ज़ोर ज़ोर से कंटिन्यू एक वार्निंग साइन देगी आसपास के जहाज़ आने वाले लोगों को कि यहाँ खतरा है, यहाँ से दूर रहें। तो इस तरह से अभी इस फ़िलहाल उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। जब हाई वाटर होता है दोस्तों, यानी कि किनारों के ऊपर समुद्र का पानी थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है, तब ये इंचकेप रॉक से टकराती हुई, बेल को हिलाती हुई, टन टन करती हुई ये वेव्स जाती हैं। और जब लो वाटर धीरे धीरे होता है तो ये इसी तरह से स्मूथ रहती हैं, वो चट्टानें बाहर दिखाई देती हैं, ईजिली आइडेंटिफाई हो जाती हैं। लेकिन जब हाई वाटर होता है तो ये जहाज़ी लोगों को नहीं दिखाई देती थी, इसीलिए वो ये इंचकेप बेल वहाँ लगाई गई थी। The abbot of Aberbrothock had placed that bell on the Inchcape Rock। तो दोस्तों, यहाँ पे दो समझने वाले वर्ड हैं, एबर्ट और एबरब्रोथोक। तो एबर्ट जो है दोस्तों, उसे आप कह सकते हैं जो मोनेस्ट्री का हेड होता है एक तरह से, वो थे। और जो एबरब्रोथोक है, दैट इज़ अ टाउन इन द स्कॉटलैंड। तो वहाँ के जो एक फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए संत थे वो वहाँ के, उन्होंने वो बेल वहाँ पे लगवाई थी इंचकेप रॉक पे, ताकि जो जहाज़ी लोग हैं और ज़्यादा हादसों से बच सकें और उन्हें वहाँ से सेफली निकलने के लिए रास्ता मिल जाए। On a buoy in the storm it floated and swung, and over the waves its warning rung। तो दोस्तों, बॉय, ये बॉय क्या चीज़ है? ये देखिए, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। तो ये इसे बॉय कहते हैं दोस्तों। ये एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट होता है, ये पानी में डूबता नहीं है, तो ये छोटा बड़े साइज़ का होता है। तो इसी तरह का एक बड़ा सा बॉय बनाया हुआ है,
उसके ऊपर ये बेल फिक्स की गई है और इसे समंदर में वेट डाल के उस रॉक पे मतलब एकदम फिक्स किया गया है, ताकि जब बॉय हिले पानी में तो ये बेल बजे एक वार्निंग साउंड की तरह, और जहाज़ी लोग इसकी साउंड को एक वार्निंग बेल समझकर यहाँ से दूर से सेफ्टी से निकल जाएं। When the rock was hit by the surge swell, the mariners heard the warning bell. तो दोस्तों जैसे ही वो एकदम बड़ा सा स्वेल देखते हैं, ठीक है, टाइडल वेव्स का जो स्वेल है जब वो पड़ता है तो वो बेल ज़ोर ज़ोर से वार्निंग साइन सिग्नल देती है और जो मरीनर्स हैं उनको सुनाई देता है और वो वहाँ से साइड होते हुए निकल जाते हैं। एंड देन दे न्यू द पेरिलियस रॉक एंड ब्लेस्ड द एबोट ऑफ एबरब्रोथोक। तो इस वार्निंग बेल को सुनते ही उन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे एक खतरनाक चट्टान है, और वो जो एबर्ट हैं एबरब्रोथोक के, उनको ब्लेसिंग देते हुए वहाँ से सेफली निकल जाते हैं, उनका शुक्रिया करते हुए, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे इंचकेप रॉक पे इंचकेप बेल जो थी वो लगवाई थी। द सन इन हेवन वॉज शाइनिंग गे, ऑल थिंग्स वर जॉयफुल ऑन दैट डे। उस दिन सूर्य देव भी एकदम ब्राइटली हेवंस, आसमानों से उनकी रोशनी चमक रही थी और सभी चीज़ें एकदम अनुकूल थी, ठीक है, एकदम दिन बहुत बढ़िया थे, जॉयफुल था। द सी बर्ड स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड राउंड एंड देयर वाज जॉयंस इन देयर साउंड। तो दिन इतना शानदार था कि आप समुद्री पक्षियों की चहचहाहट में भी एक जॉय महसूस कर सकते थे। उनकी जो चहचहाहट थी वो एकदम जॉयफुल थी जब वो इधर उधर घूम रहे थे। बॉय ऑफ द इंचकेप बेल वॉज सीन अ डार्कर स्पैक ऑन द ओशन ग्रीन। तो दोस्तों जो बॉय है इंचकेप बेल जिसके ऊपर लगा हुआ है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है। अ डार्कर स्पैक ऑन द ओशन ग्रीन, ग्रीन ओशन मीन्स दोस्तों ये ओशन के कई कलर होते हैं, जो रेड लाइट है वो ऑब्जर्व हो जाती है, जनरली ब्लू रिफ्लेक्ट करता है, तो कभी ब्लू दिखाई देता है, ओशन चेंज भी करता है कलर, हो सकता है वहाँ प्रेजेंस हो एल्गे और प्लांट्स की, इसलिए ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हो रहा हो। तो उसी तरह से तो जो ओशन ग्रीन पे एक डार्कर स्पैक, स्पैक मैंने वेरी स्मॉल स्पॉट, तो उसकी तरह जो हमें वो बॉय है जिसके ऊपर इंच के बेल है वो दिखाई दे रहा है इस समय। सर राल्फ द रोवर वॉक्ड हिज डेक एंड ही फिक्स्ड हिज आई ऑन द डार्कर स्पैक। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे विलन की एंट्री होती है, सर रैल्फ द रोवर, नाम है उसका रैल्फ द रोवर, मतलब आप इसे पायरेट भी कह सकते हैं, रोवर का सिमिलर वर्ड रोव मीन्स समंदर में लूटपाट करना, ठीक है। तो सर रैल्फ द रोवर जो है वो अपने डेक पे, जहाज़ के डेक पे, मतलब जहाज़ के डेक होते हैं फ्रेंड्स, जैसे 1 मंजिल 2 मंजिल, तो वो अपने डेक पे आता है। एंड ही फिक्स हिज आई ऑन द डार्कर स्पैक, मतलब वो जो बॉय है इंचकेप बेल वाला उसके ऊपर अपनी नज़र को गाड़ता है। ही फेल्ट द चीयरिंग पावर ऑफ स्प्रिंग मेड हिम विसल, इट मेड हिम सिंग। दोस्तों जो बसंत की हवा है वो किसको अच्छी नहीं लगेगी, तो इसी तरह से उसको भी वो गुनगुनाने पे, विसल बजाने पे मजबूर करती है, मतलब उसे अच्छा महसूस होता है। His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness। तो दोस्तों उसका मन तो बड़ा खुशहाल होता है, खुश होता है, लेकिन जो उस रोवर की, उस पायरेट की, जो इधर उधर घूमना वाला, समंदर में घूमता रहता था वो जो रोवर, उसकी जो जॉय थी वो उसकी धूर्तता थी, जो उसकी चेहरे पे हंसी थी वो कोई अच्छी चीज़ के लिए नहीं थी, वो कुछ उल्टा पुल्टा करने वाला था। His eye was on the Inchcape float, quoth he, my men put out the boat। उसकी जो नज़रें थी दोस्तों वो थी इंच के फ्लोट के ऊपर, जिसके ऊपर वो वार्निंग बेल लगी हुई थी। अपने आदमियों से कहता है, को थी मतलब वो अपने आदमियों से कहता है, माई मैन पुट आउट द बोट, जहाज़ से छोटी नौका निकालो, एंड रो मी टू द इंच केप रॉक एंड आई प्लेग द एबॉट ऑफ एबरब्रोथोक। नौका निकालो और मुझे वहाँ तक लेके जाओ, मतलब चप्पू मार के रो करके बोट को। एंड आई विल प्लेग, प्लेग मीन यहाँ पे दोस्तों कॉज पेन, दर्द करना, किसको, जो एबर्ट की हमने बात की थी, वो जो मोनेस्ट्री के हेड थे, जो संत थे ऑफ एबरब्रोथोक, जो एबरब्रोथोक टाउन है उसके संत को मैं आज पेन देने वाला हूँ। द बोट इज़ लोअर्ड, द बोटमैन रो एंड टू द इंच केप रॉक दे गो। तो दोस्तों जो उसके जहाजी आदमी थे, उसके क्रू थे, वो बोट को उतारते हैं और उसे चप्पू मार कर वहाँ तक लेके जाते हैं, इंच केप रॉक तक। सर रैल्फ बेंट ओवर फ्रॉम द बोट एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंच केप फ्लोट। जो रैल्फ है रोवर, वो लुटेरा, वो पायरेट, वो क्या करता है, बोट से झुकता है और अपने खंजर से उस बेल को जैसे भी बांधी हुई थी उस फ्लोट के ऊपर, उससे कट करके अलग कर देता है दोस्तों, इंच के फ्लोट से अलग कर देता है।
डाउन संक द बेल विद अ गर्गलिंग साउंड, द बबल्स रोज एंड बर्स्ट अराउंड। तो दोस्तों इतनी भारी बेल थी वो कि जैसे वो पानी के अंदर डूबने लगती है, गुड़ 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 की आवाज़ आती है और जो बबल्स थे वो फूट फूट कर बाहर पानी से गिरते हैं। कोच सर रैल्फ, द नेक्स्ट हु कम्स टू द रॉक वुडंट ब्लेस द एबर्ट ऑफ एबरब्रोथॉक। तो फिर ये कहता है, सर राल्फ ये देखते हुए बहुत खुश होता है, कहता है कि अब जो भी इस चट्टान के सामने से गुजरेगा या आएगा, अब वो उस संत को, एबरब्रोथोक के संत को, जो मोनेस्ट्री के हेड थे, उनको कोई ब्लेसिंग नहीं देगा, क्योंकि जो भी वहाँ से निकलता था वो उस बेल की वार्निंग साउंड सुनता था और सेफली वहाँ से निकलता था और ब्लेसिंग देते हुए जाता था, क्योंकि वो ठीक ठाक सही सलामत वहाँ से सेफली निकल गए। लेकिन अब इस पायरेट ने क्या किया है, उस बेल को लुढ़का दिया है, क्योंकि वो जेलिस करता है एबर्ट ऑफ ब्रोथोक से। ठीक है दोस्तों। सर रैल्फ द रोवर सेल्ड अवे, ही स्काउट द सीज फॉर मैनी अ डे। तो दोस्तों वो लुटेरा वहाँ से फिर निकल जाता है और सेल करता है समंदर में, काफ़ी दिन इधर उधर खोजबीन करता है लूटपाट करने के लिए। एंड नाउ ग्रोन रिच विद प्लंडर्ड स्टोर, ही स्टीयर्स हिज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड शोर। अब दोस्तों वो प्लंडर मतलब जो भी उसने लूट पाट की है, दौलत हासिल की है समंदर में दूसरे जहाज़ों को चोरी चकारी कर कर दूसरे जहाज़ों से, वो अभी रिच हो गया, बहुत उसने धन दौलत इकट्ठी कर ली है। काफ़ी समय बाद वो अभी अपने कोर्स को स्टेयर मतलब वहाँ पे मोड़ जहाज़ को स्टेयर करता है, मतलब लेके जाता है किसकी तरफ, स्कॉटलैंड शोर की ओर, वहीं पे जहाँ पे वो इंचकेप रॉक हुआ करती है और इंचकेप बेल जो थी वहाँ पे उसने काटी थी, उसी जगह की तरफ वो फिर से सेल करता है। So thick a haze overspreads the sky, they cannot see the sun on high। तो दोस्तों अब क्या होता है, एकदम मौसम में चेंज होती है और जो स्काई है उसके ऊपर हेज मतलब फॉग, धुंध के बादल छा जाते हैं। दे कैनट सी द सन ऑन हाई, वो ना ही अब कोई सूर्य को देख पा रहे हैं, मतलब रोशनी भी नहीं है अब। द विंड हैथ ब्लोन गेल ऑल डे, एट इवनिंग इट हैथ डाई द वे। और जो विंड है, जो हवा की जो गति है, वो एकदम गेल मतलब स्टॉर्म, तो सारा दिन अभी स्टॉर्म में जूझते हैं वो समंदरी जहाज़ में अपने, ठीक है, उसका सामना करते हैं और शाम को थोड़ा मौसम ठीक होता है। ऑन द डेक द रोवर्स टेक हिज स्टैंड, फिर वो डेक पे आता है सर रैल्फ, खड़ा हो जाता है आके। सो डार्क इट इज़ दे सी नो लैंड, अब चारों तरफ इतना अंधेरा है कि उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब जिस कोस्ट की तरफ वो बढ़ रहे हैं अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा वो एक्चुअल में है कहाँ। कोच सर रैल्फ, इट विल बी लाइटर सून फॉर देयर इज़ द डॉन ऑफ द राइजिंग मून। तो वो कहता है वहाँ पे खड़े होकर कि अभी जल्दी ही लाइट हो जाएगी, मतलब उसका कहने का मतलब उसके लिए अब कि अंधेरा हो गया है, अभी मून राइज होगा, ठीक है, तो उसकी रोशनी से हम निकल जाएंगे। कांट हेयर सेड वन द ब्रेकर्स रोर, फॉर मी थिंक्स वी शुड बी नियर द शोर। तो दोस्तों उनमें से एक कहता है कि क्या तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है ये जो ब्रेकर्स रोर, ये किनारे की आवाज़ लहरों के टकराने की, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम शोर मतलब किनारे के पास आ गए हैं। नाउ वेयर वी आर आई कैनॉट टेल बट आई विश आई कुड हेयर द इंच के बेल। अब वो कहता है कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम एग्जैक्टली कहाँ पे हैं, लेकिन आई विश कि हम इंच के बेल की साउंड को सुन सकते, ताकि कोई खतरा तो नहीं हमारे आसपास। दे हेयर नो साउंड द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग दो द विंड हैड फॉलन दे ड्रिफ्ट अलोंग। तो दोस्तों उन्हें कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, लेकिन जो स्वेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो वेव्स हैं वो ड्रिफ्ट करके जहाज़ को अपने साथ साथ लेके जा रही हैं। टिल द वेसल स्ट्राइक्स विद अ शिवरिंग शॉक, ओह क्राइस्ट इट इज़ द इंच केप रॉक। तो दोस्तों जैसे ही जहाज़ ड्रिफ्ट होती हुई टकराती है किसी चीज़ से, ऐसी आवाज़ उनको महसूस होती है, तो सेलर्स अंदर से चिल्लाते हैं ओह क्राइस्ट, कि ये क्या, ये किनारा तो नहीं लग रहा, ये तो इंच केप रॉक है। तो दोस्तों जहाज़ जाके टकराई है अभी इंच केप रॉक के साथ, जिससे एक शिवरिंग शॉक एकदम पूरे जहाज़ में कंपन हो गई है और पूरा जहाज़ टूट फूट रहा है। तो अभी सभी डर गए हैं, शिप टुकड़ों में बंट रही है। सर रैल्फ द रोवर टोर हिज हेयर, ही कस्ड हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेयर। तो अभी जाके सर रैल्फ को दिमाग में ये अकल आई है थोड़ा सा कि इसने क्या किया, ये स्टूपिड एक्शन, उसकी वजह से आज ये हालत हुई है। अगर वो बेल उस समय उसने नहीं काटी होती तो आज सबकी जान बच जाती। तो दोस्तों जहाज़ टुकड़ों में बढ़ना शुरू हो गई है। द वेव्स रश इन ऑन एवरी साइड, द शिप इज सिंकिंग बीनीथ द टाइड। अब चारों तरफ से जो पानी की लहरें हैं, वेव्स हैं, वो टकरा रही हैं, तोड़ रही हैं, पानी भर रहा है जहाज़ में और जहाज़ अभी बीनीथ द टाइड मतलब उस वेव्स टाइड्स के नीचे जाके डूब रही है। इवन इन हिज डाइंग फेयर वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रोवर हेयर।
सर रैल्फ ने पूरी कोशिश कर ली अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन सब व्यर्थ गया। और जब वो डूब रहा है दोस्तों, तो उसे अभी एक साउंड सुनाई देती है, ड्रेडफुल साउंड, अ साउंड एज इफ विद द इंच के बेल द डेविल बिलो वाज रिंगिंग हिज नेल। तो अभी सर रैल्फ जो है पानी में डूब रहा है, फाइनल स्टेज पे अपनी डेथ की। अब उसे हज़ारों घंटियों की आवाज़ बजती हुई सुनाई दे रही है अपने चारों तरफ। तो उसे अब ऐसा लग रहा है कि ये जो डेविल है वो इस घंटियों की आवाज़ बजा रहा है, और वो सारी की सारी जो बेल हैं वो इंच के बेल की साउंड को रिप्रेजेंट करती हैं दोस्तों। मतलब मरते मरते अब उसको वो ये घंटियाँ सुनाई दे रही हैं। सो फ्रेंड्स, मोरल थीम आप सब समझिए कि हाँ, अगर हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं वो अच्छी बात नहीं है, और एक दिन वो घटना जो है वो हमारे साथ ही हो जाएगी। अगर हम किसी और के लिए खड्डा खोदेंगे तो एक दिन हम ही उसमें गिरेंगे। तो इसी को कहते हैं दोस्तों पोएटिक जस्टिस। ठीक है, कि अगर कोई बुरा करता है इंसान, विल अल्टीमेटली बी पनिश्ड अकॉर्डिंगली एंड पोएटिक जस्टिस डन। दोस्तों उस बेल की वार्निंग साउंड की बजाय अब वो मौत की घंटी बनकर उसे सुनाई दे रही थी जब वो पानी में डूब रहा था। कौन? सर रैल्फ द रोबर। सिर्फ ईर्ष्या की वजह से, उसे ईर्ष्या थी एबर्ट ऑफ एबरब्रोथोक की प्रेज से। लोग उसको ब्लेसिंग देते थे, उससे वो जलता था। सो अंत बुरे का बुरा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छी लगी होगी बैलेड। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।